सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, welcomes you and today we are going to start the lesson number 3 of standard 5th EVS and the lesson is the earth and its living world। आज हम इस लेसन में हमारी अर्थ के बारे में और अर्थ में जो लिविंग वर्ड्स है उस लिविंग वर्ड में क्या क्या है उन सभी के बारे में। अर्थ ये लिविंग वर्ड है, लिविंग वर्ड मतलब इस पे एक दुनिया बसी है। हमने पढ़ा है कि हमारे यूनिवर्स में, हमारी गैलेक्सी में वन ऑफ दी प्लैनेट है हमारा अर्थ, जिसमें जीवन है, जिसमें लाइफ है, और इसलिए हमारे अर्थ को जीवन की दुनिया कहा गया है, मींस लिविंग वर्ड। यहां पर जिंदगी, यहां पर जीवन है, यहां पर लाइफ है, तो इसलिए हमारी अर्थ को लिविंग वर्ड कहा गया है। तो अर्थ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, अर्थ में कौन कौन से लिविंग वर्ड्स है, अर्थ में कौन कौन सी चीजें, उन सभी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही मजेदार होगा और इसलिए इस लेसन को आपको ये वीडियो को पूरा देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ड। सो यहां पर देखिए, यहां पर ना अर्थ का एक छोटा सा पोर्शन, एटमॉस्फेयर से लेकर लिथोस्फीयर तक पूरा का पूरा पोर्शन एक कट करके एक पिक्चर दी हुई है आपके बुक में। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। लुक एट हियर, द स्फीयर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के स्फीयर है। अर्थ में कितनी स्फीयर होती है? एक है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। आइए इसे ग्राउंड लेवल से समझते हैं। ओके, यहां पर देखें, यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, द काउ इज स्टैंडिंग हियर, गाय यहां पर खड़ी है और यहां पे वाटर है। ओके, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये जो पोर्शन है ये है लैंड, मतलब ये है हमारी जमीन। ओके, ये है लैंड। तो लैंड में क्या होता है, जमीन है और पानी होता है, पानी ऊपरी सतह पर होता है। ओके, तो इसलिए हमारी अर्थ में हमने पढ़ा है कि इन अवर अर्थ देयर आर ओनली 21% लैंड एंड 79% वाटर है। ओके, तो आप देखेंगे कि हमारी अर्थ में लैंड से ज्यादा वाटर है। इसका मतलब कि ये जो अर्थ है, अर्थ का ज्यादातर हिस्सा पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। और यहां पर आप एक नाम देख रहे हैं, हाइड्रो। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब होता है वाटर। ओके, तो ऐसा स्फीयर जो पानी से भरा हुआ है उसे हाइड्रोस्फीयर नाम दिया गया है। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर के नीचे होती है जमीन, लैंड, मिट्टी। अब ये मिट्टी है, ये वाला जो पोर्शन है ये सॉफ्ट सॉइल है। ओके, सॉफ्ट सॉइल। इसके बाद और हार्ड सॉइल आती है। ओके, और इसके बाद आते हैं रॉक, पत्थर, और इसके बाद यहां पर आता है कोर एरिया। ओके, जो बहुत ही हार्ड होता है, इतना हार्ड कि इसे डिग करना काफी मुश्किल है, यहां तक हम पहुंच भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत अंदर होता है। ओके, तो सॉफ्ट लैंड, हार्ड लैंड, रॉक और कोर, इन सबको मिलाकर एक नाम दिया गया है जिसका नाम है लिथोस्फीयर। ओके, तो यहां पर जो सॉइल की आप लेयर दिख रहे हैं, जमीन के अंदर की जो आप लेयर दिख रहे हैं, अलग अलग 4 लेयर, यहां पे 4 लेयर दी गई है। ये 4 लेयर लिथोस्फीयर में आती है। उसके ऊपर पूरा हमारा जो अर्थ है पानी से भरा हुआ है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और पानी से ऊपर वाला जो पोर्शन है जिसमें हमें आसमान दिखाई देता है, पंछी उड़ते रहते हैं, जिसमें बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के जरा थोड़ा सा ऊपर तक, बहुत ऊपर नहीं। ओके, हमें अर्थ का जो ग्रेविटी पोर्शन है, ओके, अर्थ की जो ग्रेविटी, उससे बाहर नहीं जाना है, अर्थ की ग्रेविटी के अंदर वाला पोर्शन। ओके, मतलब यहां पर जैसे आपको क्लाउड्स दिखाई दे रहे, क्लाउड्स के जस्ट थोड़े ऊपर तक एटमॉस्फेयर होता है। ओके, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, जहां पर हवा होती है, गैसेस होती है, ओके, वाटर वेपर्स होती है, वो हम होगा, उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेयर। ओके, उसके बाद एटमॉस्फेयर से मतलब बादलों के नीचे वाला एरिया, बादलों के नीचे वाला एरिया जहां पर बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं। ओके, उस एरिया, वहां से लेकर सॉफ्ट लेयर, अर्थ की पहली लेयर, इसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। वो इसलिए
बायो मतलब होता है एक जीवन, जीव। ओके, तो यहां पर जीवन होता है, कहां से लेके कहां तक, ये बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में लाइफ होती है, मतलब कि इस हाइट तक बर्ड फ्लाई करते हैं, इस हाइट तक बर्ड फ्लाई कर सकते हैं, वो इसके ऊपर ये यहां तक जाकर वो जिंदा रह सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ जीव ऐसे होते हैं छोटे छोटे जो जमीन के अंदर रहते हैं, है ना। आपने देखा होगा जमीन के अंदर रहने वाले जीव, जैसे आप देख रहे हैं एक रैबिट है जो अपना बिल बनाकर बरोज में यहां पर रह रहा है। ओके, तो ये जो सॉफ्ट लैंड है, इस लैंड में बहुत सारे जीव रहते हैं। ओके, तो जहां पर जीवन है अर्थ के अंदर, जितने पोर्शन में जीवन है उसे नाम दे दिया गया बायोस्फीयर। ओके, बायो, बायोलॉजी ये एक वर्ड है जहां पे हम जीव शास्त्र के बारे में बात करते हैं। बायो मतलब होता है जीव, और ऐसा स्फीयर जहां पर जीव रहता है, जीव है, जहां पर जीव पलता है, बड़ा होता है, सरवाइव करता है, उसे कहेंगे बायोस्फीयर। तो आपको ध्यान में आ गया, ये पोर्शन हो गया बायोस्फीयर, ये हो गया एटमॉस्फेयर, जो ऊपरी सरफेस है हमारी जमीन वाला एरिया, पानी वाला एरिया, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। उसके बाद है नीचे आखिरी तक लिथोस्फीयर। ये सारी चीजें हमने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताई है। इसके बाद हम इसके बारे में डिटेल में आप इस लेसन में पढ़ने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। सो कैन यू टेल वेयर डू यू गेट फ्रॉम वाटर? हमें पानी कहां से मिलता है भाई? हमें पानी मिलता है अर्थ के अंदर से, ओके, और आसमान से जब बारिश होती है तब। ये दो तरह से हमें वाटर मिलते हैं। अब ये वाटर को हम स्टोर करके रखते हैं वेल में, डिग करके जमीन के अंदर, पॉन्ड में, या फिर डैम बनाकर। वेयर डू वी ले द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग? जब भी आप बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसका फाउंडेशन कहां बनाते हैं? ऑब्वियसली हम घर जब बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन अर्थ के ऊपर, जमीन के ऊपर बनाते हैं, है ना, ताकि हमारा घर मजबूत रहे, टिका रहे, खड़ा रहे। ओके, सो व्हाट नीड डू वी मीट थ्रू ब्रीदिंग? जब हम सांस लेते, ब्रीदिंग करना मतलब सांस लेना, ऑक्सीजन लेना। ओके, इनहेल करना, सांस अंदर लेना। जब हम सांस अंदर लेते, ब्रीदिंग करते हैं, तो हमें किस चीज की जरूरत होती है? यस, हमें एयर की जरूरत होती है। एयर में क्या होता है जो हमारे सांस लेने में मदद करता है? दैट इज ऑक्सीजन। तो ब्रीदिंग करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। फ्रॉम वेयर डज द अर्थ गेट लाइट एंड हीट? हमारे अर्थ को लाइट और हीट कहां से मिलती है? तो ऑब्वियसली आप इसका आंसर दे सकते हैं क्योंकि इसके पिछले वाले लेसन में ही हमने पढ़ा था। अवर अर्थ गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। ओके, वी हैव ओनली वन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज द सन। हमारे पास एक ही सोर्स है लाइट का, और वो है वन एंड ओनली वन, सन। सिर्फ सूरज से हमें लाइट मिलती है, ओके, और गर्मी, हीट भी मिलती है। नाउ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस मतलब जमीन का ऊपर वाला पोर्शन, ओके, जमीन वाला पोर्शन जहां पर हम चलते हैं, रहते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, ये जो पोर्शन है अर्थ का सरफेस हो गया। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी फाइंड लैंड इन सम प्लेस एंड वाटर इन अदर। सरफेस में आपको क्या दिखाई देता है? कई जगह, कुछ जगह आपको जमीन दिखाई देती, कुछ जगह आपको पानी दिखाई देता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर। हमारी जो अर्थ है वो एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है, सराउंडेड है। सराउंडेड होना मतलब घिरा हुआ होना। अब ये है जो आपको ब्लू कलर का जो पूरा दिख रहा है, ये एटमॉस्फेयर है, और हमारी अर्थ इस एटमॉस्फेयर से चारों तरफ से घिरी हुई है। कैसे? मान लीजिए, लुक एट हियर, जस्ट लाइक दिस इज अवर अर्थ। अगर ये अर्थ है तो ये देखिए, ये एटमॉस्फेयर होगा। ये एटमॉस्फेयर से हमारी अर्थ बंद है, पूरी घिरी हुई है। ओके, देयर आर लिविंग थिंग्स ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर, है ना। हमारे अर्थ में हवा में भी लिविंग थिंग्स है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, लैंड पर भी लिविंग थिंग्स है, एनिमल्स रहते हैं, हम रहते हैं, और जमीन के मतलब पानी के अंदर भी एनिमल्स रहते हैं। ओके, सो हमारे अर्थ में लिविंग थिंग्स है, लैंड में भी है, वाटर में भी और एयर में भी है। द सन इज द कॉज ऑफ मेनी नेचुरल प्रोसेस ऑन द अर्थ। सन इज द कॉज ऑफ मेनी नेचुरल प्रोसेस ऑन द अर्थ, मतलब सन के कारण हमारे अर्थ में बहुत सारी ऐसी नेचुरल प्रोसेसेस होती रहती हैं। देखिए, अगर लाइट नहीं रहेगी, जिस दिन सन खत्म हो जाएगा, वैसे होने वाला तो नहीं है, पर एक बात सुन लीजिए, जिस दिन सन इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, इस दुनिया से लाइफ, जीवन भी खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसलिए सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर, लैंड एंड एयर कॉन्स्टिट्यूट एनवलप ऑफ द अर्थ।
देखो, द सन इज कॉजेज ऑफ मेनी नेचुरल प्रोसेस, सन के कारण बहुत सारी नेचुरल प्रोसेस होती रहती है। और साथ में वाटर जो है, लैंड है और एयर जो है, ये कॉन्स्टिट्यूट एनवलप है हमारे अर्थ के, ये हमारे अर्थ की बहुत जरूरी चीजें हैं। ओके, क्योंकि हम बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते, अगर लैंड नहीं रहेंगी तो हम चलेंगे कहां, समझ में आ रहा है? और एयर नहीं रहेगी तो हम सांस कैसे लेंगे, हम तो मर जाएंगे। ओके, और अगर सन नहीं रहेगा तो पेड़ अपना खाना कैसे बनाएंगे? सन के लिए, मतलब प्लांट्स के लिए सबसे जरूरी है सन। सन नहीं रहेगा तो प्लांट कुछ दिनों में मर जाएंगे। जब प्लांट खत्म होने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हम भी मरने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए खाना नहीं रहेगा, क्योंकि बेसिक सारी चीजें तो हमें प्लांट से ही मिलती हैं। सो नेमली द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर, द बायोस्फीयर स्प्रेड इन ऑल द अदर 3 स्फीयर। ओके, अब यहां पर देखिए, हमने इन सब चीजों के बारे में आपको बताया था कि हाइड्रोस्फीयर मतलब जहां पर पूरा जमीन, मतलब ऊपर का सतह, सरफेस और वाटर है। उसके बाद लिथोस्फीयर, जमीन के अंदर का पूरा पोर्शन, एटमॉस्फेयर, जमीन के ऊपर का पूरा पोर्शन, और बायोस्फीयर, जहां पर सजीव जीवन रहता है, जहां पर लिविंग वर्ड्स है। ओके, सो द अर्थ इज अ क्रस्ट, द अर्थ क्रस्ट इज हार्ड। अर्थ का जो क्रस्ट है, मिट्टी वाला जो पोर्शन है, पत्थर वाला जो पोर्शन है, ये बहुत हार्ड है। इट्स मेनली मेड ऑफ रॉक, ये पूरी तरह से पत्थरों से भरा हुआ है। अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट कहां पर है हम आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जहां पे हमने रॉक रखा है, ओके, ये है, ये अर्थ क्रस्ट है। यहां ये बहुत हार्ड होता है। व्हेन वी ट्रैवल इन हिली रीजन, ओके, we see layer of soil and rock along road cut, we see grassy expanse of land in some place and only sand in other। ओके, जब हम हिली रीजन मतलब पहाड़ी वाले एरिया पे जब हम ट्रैवल करते हैं तो आप मिट्टी भी देखते हैं, पत्थर भी देखते हैं। जब आप किसी प्लेन वाले एरिया में चलते हैं तो आपको मिट्टी और रेत दिखाई देती है। ओके, सो द लैंड इज कवर विथ क्रॉप्स इन सम प्लेस एंड विथ फॉरेस्ट इन अदर। तो कहीं पर देखते हो कि घास, मतलब लैंड जो है कहीं पर घास से कवर है, कहीं पर वाटर से कवर है, कहीं पर सिर्फ मिट्टी है, कहीं पर सिर्फ रेत है, और कहीं पर काफी सारे जंगल है, फॉरेस्ट है। सो समटाइम्स वी गेट टू सी द डीपर लेयर ऑफ सॉइल इनटू विच ट्री रूट्स स्प्रेड। और कई बार आपने देखा होगा अर्थ की जो लेयर है, आपने कभी गड्ढा खोदा होगा, डिग किया होगा, तो मिट्टी जो है हमें काफी अंदर तक दिखाई देती है। ये डीपर लेयर होती है मिट्टी की, ओके, सॉइल की। और वो लेयर जो है, वहां पर जो प्लांट होते हैं वो अपने रूट्स को, जड़ों को फैलाते हैं। और वो लेयर कौन सी है? तो यहां पर आप देखेंगे पहली वाली लेयर, ये जो फर्स्ट लेयर है, इसी लेयर में प्लांट जो होते, जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर अगर एक ट्री उगा दिया, ट्री लगा दिया, तो इसकी जो रूट्स होगी वो इस लेयर तक जाएगी। ओके, यहां तक जाएगी। ओके, एट अदर वी सी रॉक स्पिल्ट अपार्ट बाय द ट्री रूट। तो हमने देखा है कि जो रॉक है, एट अदर वी सी रॉक स्पिल्ट अपार्ट, रॉक जो है वो पूरी तरह फैली हुई है। ओके, और ट्री रूट जो है वो रॉक के रास्ते में भी आते हैं। मतलब जिस तरह से पेड़ों की जड़ें मिट्टी में जाती हैं, वो पत्थरों को भी तोड़कर या पत्थरों के बीच में से भी निकल जाती है, अपनी जगह बना लेती है। सो देयर आर जेंटल माउंटेन स्लोप एज वेल एज sheer cliffs of rock. All these land features are a part of earth lithosphere. Okay, तो देखिए, there are gentle mountain. Gentle mountain मतलब बड़े बड़े जो माउंटेन होते हैं, पर्वत। ओके, माउंटेन, उसके बाद स्लोप, ढलान, उसके बाद क्लिफ, चट्टाने। ओके, ऑल दीज लैंड फीचर्स, ये सब लैंड के फीचर्स है, ये सब जमीन के एक तरह के अलग अलग पार्ट है। मतलब जमीन के अंदर, जमीन में, मतलब जैसे आपने
जो लैंड वाला पोर्शन देखा है, ये लैंड, जैसे हमने इसे लैंड देखा है, ये जमीन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए हिल भी आएगी, माउंटेन भी आएगा, प्लेन भी आएगा, हिलॉक भी आएगा, वैली भी आएगी। ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो किस में आता है, लिथोस्फीयर में आता है। मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर, और हमारा अर्थ का बहुत सारा जो सरफेस है वो पूरी तरह से पानी से ऑक्यूपाइड है, पानी से भरा हुआ है, जो कि यहाँ पर आपको बताता है हमारी अर्थ में, हमारी अर्थ है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये एक हमारी अर्थ है, और इस अर्थ में देखिए इतना पोर्शन लैंड है तो इतना पोर्शन पूरा वाटर है। अब आप बताइए वाटर ज्यादा है या लैंड? यस ऑब्वियसली यहाँ पर वाटर का एरिया ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब हमारे अर्थ में पानी सबसे ज्यादा है। ओके, सो much of the earth surface is occupied by water, the lithosphere extend under this water too। और lithosphere जो है, the lithosphere extend under this water too, मतलब जो लिथोस्फीयर है वो अंदर तक फैला हुआ है, और पानी भी अर्थ के काफी अंदर तक होता है। इसलिए जब हम बोरवेल्स बनाते हैं घर में तो मशीन से बहुत सारे पाइप अंदर डाले जाते हैं। ओके, 100 फीट, 150 फीट, 250 फीट, 200 फीट, इतने अंदर तक हम पाइपलाइंस डालते हैं जिससे हमें अच्छा पानी मिल सके। सो अबाउट अ थर्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लैंड, अ वास्ट continuous stretch of land is called continent. The land on earth is divided into 7 continents. They are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Antarctica and Australia। ये 7 कॉन्टिनेंट है। ओके, ये सब क्या है, अलग अलग कॉन्टिनेंट है। हमारी जो अर्थ है इन 7 भागों में बटी हुई है, और वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, तो वो है एशिया, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। इन सबको मिलाकर हमारी अर्थ बनी हुई है। ओके, मतलब पूरी की पूरी अर्थ को 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड कर दिया गया है। आपके बुक में जरूर इसके बारे में क्वेश्चन होगा कि विच आर द 7 कॉन्टिनेंट ओके ऑफ द अर्थ। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, तो आपको ये याद कर लेना है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, बहुत इजी है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, फिर अमेरिका तो हमें याद करना है, नॉर्थ भी आएगा उसमें, साउथ भी आएगा, उसके बाद अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये सब है। और इसमें से हम किस कॉन्टिनेंट में आते हैं, तो हम आते हैं एशिया में। एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है। ओके, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया द स्मॉलेस्ट। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ओके, नाउ द लैंड इज नॉट इवन इन ऑल प्लेस। जमीन जो है ये सभी तरफ नहीं है, हर जगह नहीं है। ओके, द unevenness gives different shape to the land in different place, they are called landform। अब देखिए जमीन हर जगह नहीं है, जमीन के अलग अलग प्रकार बनाए गए हैं। कहीं जगह जमीन प्लेन है, कहीं पर पहाड़ बनी है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं बर्फ है, कहीं पानी है। तो ये सब अलग अलग प्रकार है जमीन के, और इसे हम जमीन के रूप कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लैंड फॉर्म्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, लैंड फॉर्म, मतलब जमीन के प्रकार, जमीन के रूप। इन द पिक्चर अबाउ यू कैन सी सम लैंड फॉर्म लाइक द प्लेन, हिल, माउंटेन। आप यहाँ पर ये पिक्चर देख सकते हैं। इस पिक्चर में आपको बहुत सारे लैंड फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर आप समतल जमीन मतलब प्लेन पार्ट देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर जैसे मैदान कैसे होते हैं, प्लेन। कहीं पर आप खाई मतलब वैली देख रहे हैं, घाटियां देख रहे हैं। कहीं पर आप देख रहे हैं कि पहाड़ है, कहीं पर छोटे पहाड़ है, जैसे हिलॉक मतलब छोटे पहाड़, उसके बाद हिल मतलब बड़ी पहाड़ी, उसके बाद वैली मतलब घाटियां। ओके, उसके बाद पासे से यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद माउंटेन दिख रहे हैं। तो ये अलग अलग जमीन के प्रकार है, जिसे हम इंग्लिश में लैंड फॉर्म्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जमीन के रूप, जमीन के प्रकार। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा लैंड फॉर्म का मतलब क्या होता है। ओके, 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, मतलब हमारी अर्थ का इतना जो पोर्शन है ये पूरा वाटर से कवर्ड है। ओके, 2/3 पोर्शन इसे हम कहते हैं। ओके,
मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन द ओशियन, और सबसे ज्यादा पानी जो है वो ओशियन में है। ओशियंस हम किसे कहेंगे? बड़े बड़े समुद्र को, महासागर। ओके, ओशियंस वाटर इज साल्टी, समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, साल्टी होता है, और वो हमारे पीने के लिए यूज नहीं होता। देयर आर 5 ओशियन, नेमली अटलांटिक, पैसिफिक, आर्कटिक, द साउथर्न ओशियन एंड इंडियन ओशियन। कितने ओशियन है टोटल? देयर आर टोटल नेमली 5 ओशियन, टोटल 5 ओशियंस है। और इन पांचों ओशियन के नाम क्या है? एंटार्क्टिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउथर्न ओशियन एंड इंडियन ओशियन। ये 5 सबसे बड़े महासागर है, ओशियंस है, और इनमें सबसे ज्यादा पानी भरा हुआ है। और ये पानी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये साल्टी वाटर है। ये साल्टी वाटर हम पी नहीं सकते, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, वो हम कर सकते हैं, पर ये पानी हमारे लिए ड्रिंकिंग के लिए लायक नहीं है, पीने के लायक नहीं है। इफ वी ड्रिंक साल्टी वाटर अगेन एंड अगेन, अगर हम बार बार या दिन भर हम साल्टी वाटर पिएंगे, हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, और फिर भी पीते रहे तो हमारी जान भी जा सकती है। सो द लैंड अलोंग द मार्जिन ऑफ एन ओशियन इज कॉल्ड कोस्टल रीजन। अब ये कोस्टल रीजन मतलब क्या होता है? कोस्टल रीजन मतलब हिंदी में हम कहेंगे समुद्री किनारा, किनारा, है ना। जैसे बैंक ऑफ रिवर मतलब क्या होता है? नदी का किनारा। वैसे कोस्टल रीजन मतलब, कोस्टल रीजन देखिए, रीजन मतलब क्षेत्र जहां पर लोग रहते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में कोकन पट्टी वाला एरिया, मतलब समुद्र किनारे जो गांव बसे होते हैं, समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं, ऐसे एरिया को कोस्टल रीजन कहते हैं। कोस्टल रीजन में भी लोग रहते हैं। कोस्टल रीजन क्या होता है? समंदर के किनारे होता है। समुद्र के किनारे वाले एरिया को कोस्टल रीजन कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को, जो मेन टॉपिक जो है इस पर हम बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, उसे आप अंडरलाइन कीजिए और याद रखिए। जैसे कि 5 ओशियंस के नेम, हमारे फिर कॉन्टिनेंट्स के नेम थे। ओके, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, इनके बारे में जो हमने पढ़ा है आपको। ओके, सो वाटर बॉडीज ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज आर फॉर्म अलोंग द कोस्ट। For example, sea, bay, strait, gulf, creek, etc. These water bodies are part of ocean. ये अलग अलग वाटर बॉडीज है। ओके, मतलब वाटर बॉडीज मतलब क्या? जहां पर पानी जमा रहता है। तो पानी समंदर में भी रहता है, नदी में भी रहता है, तालाब में भी रहता है। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओशियंस की, समुद्र की, तो सी के अलग अलग पार्ट है, समंदर के अलग अलग पार्ट है जिसमें पानी रहता है, उसके यहाँ पर नाम दिए गए। आइए हम आपको इन नाम के बारे में एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहला हमारा पोर्शन है, जो वर्ड है सी। सी यानी आपको पता है समंदर। ओके, उसके बाद बे। बे यानी होती है खाड़ी। खाड़ी मतलब ऐसी जब एक समुंदर दूसरे समुंदर से मिलता है, जुड़ता है, कनेक्ट होता है, उस एरिया को हम बे कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। हिंदी में खाड़ी, इंग्लिश में बे। ओके, एक महासागर जब दूसरे महासागर, जब एक ओशियन दूसरे ओशियन से कनेक्ट होता है, उस पोर्शन को हम बे कहेंगे। उसके बाद स्ट्रेट मतलब होता है जल मध्य। जल मध्य का मतलब होता है कि मान लीजिए दो समंदर है, मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे ये लैंड है और ये भी लैंड है, इधर जमीन है, ये पूरी जमीन है। क्या आपको दिखाई दे रहा है? यस। ओके, नहीं, मेरी वजह से आपको नहीं दिखाई देगा, इधर हम बना लेते हैं। ओके, मान लीजिए ये पूरी जमीन है और ये भी पूरी जमीन है, और इधर समंदर फैला हुआ है। ओके, इधर भी पूरा समंदर फैला हुआ है, और इन जमीन के बीच में से ये जो यहाँ से ये पानी जा रहा है। ओके, तो ये पानी इधर भी जा रहा है, इधर भी है, और ये पूरा समंदर है। ओके, यहाँ से ये छोटी सी गैप है, इस गैप को हम कहते हैं स्ट्रेट, जल मध्य। उसके बाद गल्फ। बे और गल्फ दोनों का मतलब खाड़ी ही होता है, पर गल्फ मतलब होता है गहरा, काफी गहरी खाड़ी। ओके, जैसे दो समंदर जब जहां मिलते हैं तो उसे हम बे कहते हैं, पर ऐसी जगह मिल रहे हैं जहां पर बहुत गहरी खाइयां है, काफी गहरी है बीच में, मतलब समंदर के अंदर अगर मान लीजिए माउंटेन्स बने हुए, पहाड़ियां बनी हुई और बहुत बड़ी बड़ी गहरी गहरी खाई है, तो उसे हम कहते हैं गल्फ। ओके, और उसके बाद आएगा क्रीक। सो स्टूडेंट्स, क्रीक यानी होता है एक तरह की नदियां। ओके,
चले सबसे पहले इसे साफ कर ले हम, काफी गंदगी हो गई है। तो क्रीक यानी याद रखिए बड़ी बड़ी नदियां जो समंदर में जाकर मिलती है, तो वो जहां पर मिलती है उसे भी हम खाड़ी ही कहते हैं। तो क्रीक का भी मतलब एक तरह से हिंदी में खाड़ी ही होगा। ओके, एक्सेट्रा। दीज वाटर बॉडीज आर पार्ट ऑफ द ओशियन, ये सब ओशियन के पार्ट है। अब ये क्रीक मतलब एक्चुअली क्या, तो मान लीजिए ये समंदर है और कोई नदी इस समंदर में आकर मिल रही है, तो ये जो पोर्शन होगा ये, इसे आप क्रीक कह सकते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे सरफेस वाटर। सरफेस वाटर मतलब जमीन के ऊपर सतह पर जो पानी है वो। देयर आर मेनी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर द लैंड। आपको पता है कि हमारी जमीन के ऊपर काफी सारा पानी हमेशा बहते रहता है, नदी, नाले, नालियां, तालाब, समंदर के रूप में। ओके, सो दिस वाटर इज अ नॉट साल्टी बट फ्रेश। पर अगर हम समंदर की बात करें, समुद्र को छोड़ दे, अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिवर्स की। ओके, तो रिवर का जो पानी जो हमेशा बहते रहता है, ओके, स्ट्रीम्स मतलब बहना, फ्लो होना, झरना हम इसे बोल सकते हैं। तो स्ट्रीम वाटर होता है, बहता हुआ पानी जो है ये फ्रेश वाटर होता है, ये साल्टी पानी नहीं होता, इसमें नमक नहीं होता, इसे हम पी सकते हैं, अच्छा पानी होता है। दिस स्ट्रीम ऑफ वाटर मे बी रील्स, ब्रुक्स, स्ट्रीम्स और रिवर्स। रील्स आर द स्मॉलेस्ट एंड रिवर्स द बिगेस्ट। तो देखिए रील्स मतलब छोटे छोटे आपने देखे होंगे नाले, पर ऐसे नाले जहां कर पानी साफ रहता है, ओके, वो, ओके। और जो रील्स मतलब रील्स और नदी एक जैसी होती है, बस नदी का रूप काफी बड़ा होता है, रील्स बहुत छोटे होते हैं, झरने होते हैं, ओके, या झीलें होती है। ये सब जो पानी है ये पानी पीने लायक होता है। सो रील्स, ब्रुक्स, स्ट्रीम, रील्स, ब्रुक्स, स्ट्रीम जॉइन ईच अदर टू फॉर्म रिवर। तो छोटी छोटी जो चीज है, जैसे स्ट्रीम है, कहीं से बहता हुआ पानी, झरना निकल रहा है, ओके, कहीं से नाले निकल रहे हैं, कहीं से छोटी छोटी नदियां निकलती है, मतलब ऐसे छोटा छोटा सोर्सेस है वाटर का जो जिसमें से पानी बहता हुआ चला जाता है। इन सब से मिलकर एक बड़ी चीज बनती है जिसे हम कहते हैं रिवर। ओके, तो रील्स, ब्रुक्स और स्ट्रीम ये तीनों मिलकर रिवर्स को बनाते हैं। अंडरलाइन कीजिए और याद रखिए। ओके, रिवर किससे बनती है? रील्स, ब्रुक्स एंड स्ट्रीम टुगेदर मेक्स रिवर। रिवर वी जॉइन टू मेक, आगे देखते हैं, river we join to make a big river are called। तो नदियां जहां पर मिलती है, देखिए जब छोटी छोटी नदियां मिलती हैं आपस में तो वो काफी बड़ी नदी हो जाती हैं, और उस पार्ट को हम देखिए इसे हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, मतलब बड़ी नदियां हम इसे हम कह सकते हैं। ओके, नाउ इन सम प्लेस अ रिवर cascades डाउन अ सडन ड्रॉप। कई बार ऐसा होता है कि नदी एकदम से नीचे गिरने लगती है, बहती 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 है और एकदम से नीचे गिरने लगती है, उसको हम कहते हैं वाटरफॉल, झरना। ऑल रिवर्स इवेंचुअली फ्लो इनटू द ओशियन। और आपको पता है कि जितनी भी नदियां हैं वो सभी के सभी नदियां समंदर में ही जाकर मिलती है, चाहे वो छोटी नदी हो, बड़ी नदी हो। छोटी नदियां डायरेक्ट समुद्र में नहीं मिलती, छोटी नदियां दूसरी नदियों में मिलकर बड़ी 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 होती चली जाती है, और वो बड़ी नदी फिर समंदर में चली जाती है। सो लेक्स, अब हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। लेक्स मतलब क्या? तालाब। ओके, अ वाटर बॉडीज फॉर्म बाय वाटर कलेक्टिंग नेचुरली इन लो लेइंग एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड लेक। मतलब लो लोइंग एरिया मतलब कहा, जहां पर ऐसे जमीन में झुकाव होता है, बड़ा सा गड्ढा होता है, वहां पर पानी जमा हो जाता है, बहुत सारा पानी जमा होने के कारण एक वाटर बॉडीज तैयार हो जाती है, उस वाटर बॉडीज को हम तालाब या लेक कहते हैं। ओके, सो वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, आइस के फॉर्म में भी वाटर काफी सारा मौजूद है हमारे अर्थ पर। सो वाटर पार्टिकल्स in the cloud freeze and in a cold region they come down in the form of snow। आपने देखा होगा कि स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है कश्मीर में या फिर बर्फीले प्रदेश में स्नो गिरती है। हमारे इधर बारिश होती है, वहां पर स्नो गिरती है, तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, बादलों में ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और वैसे भी पूरा एटमॉस्फेयर काफी कोल्ड रहता है।
जिसके कारण वहां पर पानी ना बरसते हुए डायरेक्ट बर्फ की बारिश होती है। सो व्हेन लेयर ऑफ स्नो पाइल अप ऑन द ग्राउंड दे फॉर्म आइस। जब बहुत सारी लेयर, जब बहुत सारी स्नो गिरती है, गिरती और जमा होते जाती है, तो वो स्नो जो है बहुत सॉफ्ट रहती है, वो जमा होते होते कड़क हो जाती है, हार्ड हो जाती है और वो आइस में बदल जाती है। When such layer of ice peel up into low-lying area, they become enormous in size. These huge mass slip down a slope at a very slow speed. This is called glacier. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो स्नो है वो स्नो गिरते 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 काफी सारे लेयर्स बना देती है। जैसे हमारे इधर जमीन पर आपको पहाड़ दिखाई देते हैं, वैसे वहां पर बर्फ के पहाड़ होते हैं और उन बर्फ के पहाड़ को हम क्या कहेंगे? ग्लेशियर कहेंगे। ये ग्लेशियर ज्यादा समंदर में भी बहुत होते हैं। अगर ये ग्लेशियर टूट जाए, ओके, और गिर जाए तो बहुत सारा मतलब पानी में काफी सारा प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी मतलब कई अलग अलग तरह की बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकती है या बड़ी दुर्घटना हो सकती है। देयर आर ऑल्सो ह्यूज ब्लॉक ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी। और समंदर में बहुत सारे बड़े बड़े आइसबर्ग्स जो होते हैं, काफी सारे आइस के ब्लॉक्स जो होते हैं वो फ्लोट होते रहते हैं, तैरते रहते हैं। दे आर कॉल्ड आइसबर्ग्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? आइसबर्ग्स कहेंगे। ओके, आइसबर्ग्स जो होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आइस होती है, मतलब पहाड़ जितनी बड़ी आइस आप कह सकते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी आइस जो होती है समंदर में तैरती रहती है। ओके, छोटी बड़ी काफी सारी आइस आपने देखी होगी। और आपने तो एक मूवी भी देखी होगी, कार्टून, जिसका नाम है आइस एज, आपने देखा होगा जरूर। ओके, तो उसमें आपने कई सारे ऐसे आइस के लैंड फॉर्म्स देखे होंगे। सो ग्राउंड वाटर, अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर का पानी। Beside these water bodies on the earth surface, there are a lot of water stored in underground layer। मतलब कि जिस तरह से हमारे जमीन के ऊपर नदियां हैं, नाले हैं, तालाब है, समंदर है, काफी सारा पानी जमा है, उसी तरह से या फिर उससे ज्यादा पानी अर्थ के अंदर जमा है, हम ऐसा कह सकते हैं और है ऐसा। सो इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो जो पानी जमीन के अंदर जमा रहता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, क्योंकि ग्राउंड मतलब जमीन और पानी, जमीन के अंदर वाला पानी, दैट इज ग्राउंड वाटर। वी रीच इट बाय मीन्स ऑफ डग वेल्स एंड बोरवेल्स। जब हम कुएं बनाते हैं, कुएं खोदते हैं या फिर हम बोरवेल करते हैं, तो उसकी मदद से हम ग्राउंड वाटर का जो वाटर है, मतलब जमीन के अंदर का जो पानी है, उसे हम यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। मेनी लैक्स एंड वेल्स गेट वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड स्प्रिंग। मेनी लैक्स एंड वेल, बहुत सारे तालाब और कुएं जो है, इन्हें अंडरग्राउंड वाटर से ही पानी मिलता है। जमीन के अंदर जो पानी रिसा हुआ रहता है वही पानी तालाबों में आता है। तालाबों में क्यों आएगा? तालाब कहाँ बनते हैं? लो लेइंग एरिया में, मतलब ऐसी जगह जहां पर गड्ढा होता है जमीन में काफी बड़ा, तो वहां पर तालाब बन जाता है। तो इधर उधर का सभी जगह का पानी जो जमीन के अंदर घुसा हुआ होता है वो सब एक जगह आकर जमा हो जाता है लो लेइंग एरिया में, जिसे हम कहते हैं लैक्स। तो लैक को और वेल्स को, ओके, मतलब तालाब को और कुओं को अंडरग्राउंड वाटर मिल जाता है। द वाटर और आइस दैट ऑक्यूपाइज द अर्थ सरफेस, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर टुगेदर फॉर्म अर्थ हाइड्रोस्फीयर। तो देखिए, हम अर्थ के हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या होता है? देखिए, द वाटर, आइस, पानी हो या बर्फ हो, बात तो एक ही है, बर्फ से ही पानी बनता है, पानी से ही बर्फ। सो तो वाटर और आइस दैट ऑक्यूपाई द अर्थ सरफेस, तो जहां पे भी अर्थ के सरफेस में जहां पर भी पानी फैला होगा या बर्फ फैली होगी, अब वो पानी चाहे ग्राउंड लेवल का हो, ओके, जमीन के अंदर का भी जो पानी होगा, एंड द वाटर वेपर, और वाटर वेपर जो हो गए, इन सबको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर में जमीन का पानी, जमीन के ऊपर का पानी, जमीन के अंदर का पानी, हवा में जो गैसेस के फॉर्म में, वाफ के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में जो पानी मौजूद है, वो ये सब किसके अंदर आता है? एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। एक बार फिर से आपको दिखा दूं, एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेयर कहां पर होता है, तो हम देख सकते हैं ये जो पोर्शन है पूरा ब्लू वाला, ये पूरा एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर में जमीन का पानी, जमीन के ऊपर का पानी, जमीन के अंदर का पानी, पहाड़, बर्फ के पहाड़, ये सारे जो है
एटमॉस्फेयर के अंदर ही आते हैं। ओके, इन द एटमॉस्फेयर टुगेदर फॉर्म अर्थ कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर, और इसी को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि हाइड्रो का मतलब मैंने आपको बताया था वाटर, ऐसा स्फीयर जो पानी से घिरा हुआ है दैट इज अ हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में जमीन के अंदर का पानी, जमीन के ऊपर का पानी, जमीन का पानी और माउंटेन, कौन से वाले, बर्फ के बने हुए, वो सब हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स रीड स्टडीड अबाउट द एटमॉस्फेयर। अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एटमॉस्फेयर क्या है। द एनवलप ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे अर्थ के आसपास जो पूरा घेर के रखा हुआ है उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर ये अर्थ है तो अर्थ के आसपास एक सर्कल बना हुआ है काफी बड़ा है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द एयर इन द एटमॉस्फेयर बिकम रेयर। तो जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाएंगे, वैसे वैसे हवा कम कम होती चली जाती है। The air consists of mixture of gases namely nitrogen, oxygen, water vapor and carbon dioxide। तो जो हमारी हवा है, ये एयर जो है, इसमें अलग अलग तरह की गैस मिक्सचर है। उनके नाम क्या है? एयर में नाइट्रोजन है, एयर में ऑक्सीजन है, एयर में वाटर वेपर है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। पर ब्रीदिंग करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तो वो है ऑक्सीजन। देयर आर सम अदर गैसेस टू इन द एयर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, और इनके अलावा और बहुत सारी गैसेस हवा में होती हैं जो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में होती है, इसलिए उनके नाम आपको नहीं दिए गए हैं। जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं उन्हीं के नाम आपको दिए हुए हैं। ओके, द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नेम एज अ ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, inosphere and exosphere, the layer that extend from the earth's surface to height of about 13 किलोमीटर is called troposphere। मतलब जमीन से ऊपर तक, जमीन से 13 किलोमीटर ऊपर, कितना ऊपर? जमीन से 13 किलोमीटर ऊपर जो होता है। अब देखिए, हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान ले। ओके, आप ये देख रहे हैं, लुक हियर इन दिस पेज, दिस इज अ अर्थ, ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एटमॉस्फेयर है। अब ये एटमॉस्फेयर, यहां से आप देखेंगे कि ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पर आपको क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। तो यहां से लेके क्लाउड तक का एरिया पता है आपको कितना होगा? 13 किलोमीटर का होगा। तो ये 13 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आती है ओजोन लेयर। ओके, ये आ गया स्ट्राटोस्फियर। स्ट्राटोस्फियर में है हमारी ओजोन लेयर। हमारी ओजोन लेयर हमें सन से यूवी रेस से बचाती। अगर ये ओजोन लेयर नहीं है तो मान लो सूरज से आने वाली धूप हमें स्किन कैंसर से ग्रहित कर देंगे, मतलब सूरज की धूप से हमें स्किन कैंसर हो जाएगा। पर कब? जब ये ओजोन लेयर नहीं रहेगी। तो ये ओजोन लेयर सन से आने वाली जो यूवी अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उन्हें वो वापस भेज देती है, हमारे अर्थ तक नहीं आने देती। तो वो ओजोन लेयर कहां पर है? स्ट्राटोस्फियर में। स्ट्राटोस्फियर के ऊपर है मेसोस्फियर, मेसोस्फियर के ऊपर है इनोस्फियर, और उसके बाद है सबसे ऊपर वो है एक्सोस्फियर, जहां पर सैटेलाइट घूमती रहती है। ऐसे बहुत सारे स्फीयर, मतलब ऐसे टोटल एटमॉस्फेयर के अंदर कितने स्फीयर हैं? 1 2 3 4 5, देयर आर 5 स्फीयर्स इन एटमॉस्फेयर। ओके, सो द कंडीशन इन द ट्रोपोस्फियर चेंज कंटिन्यूअसली। ट्रोपोस्फियर की कंडीशन कंटिन्यूअसली बदलती रहती है। आपने देखा होगा कभी बारिश, कभी धूप, कभी सर्दी, कभी गर्मी आते रहती है। दे अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड ग्रेट एक्सटेंट, और इसके कारण हमारे लिविंग वर्ड्स पर काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, अच्छा भी बुरा भी। ओके, the earth surface, the surface of the earth get heated due to heat it receives from the sun। तो हमारी जो अर्थ है वो अर्थ सन से धूप लेती है और इस धूप के कारण वो काफी गर्म हो जाती है, मतलब हीट रिसीव करती है। हेंस द एयर नियरेस्ट टू द सरफेस इज हॉटेस्ट, मतलब जो हवा जमीन के सतह पर रहेगी, ऊपर रहेगी, वो काफी गर्म रहेगी, और जो हवा जमीन से जितनी ज्यादा ऊपर रहेगी वो उतनी ठंडी रहेगी।
एज वी गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर इट बिकम कूलर। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा ठंडी होती चली जाएगी, है ना। अब आप सोचेंगे कि सर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम तो सन के और करीब आ जाएंगे, है ना, फिर उसके कारण तो हमें ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम अर्थ की गर्मी से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए तो गर्मी के समय में लोग हिल स्टेशन में जाना पसंद करते हैं। हिल स्टेशन हमेशा ठंडे की होते हैं क्योंकि हिल स्टेशन हमेशा अर्थ के सरफेस से काफी ऊपर होते हैं, जिसके कारण वहां पर कोल्ड मतलब ठंडी हवा चलती है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज contained in troposphere. That is why all weather related to phenomenon such as formation of cloud, rain, fog, winds, storms take place in troposphere। तो हमारा जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में हमें सारी चीजें देखने मिलती है। वेदर से रिलेटेड चेंजेस हमें देखने मिलता है। वेदर रिलेटेड चेंजेस, चेंज फेनोमिनॉन, फेनोमिनॉन मतलब होता है चेंज, बदलाव। ओके, किसके बदलाव? वेदर से रिलेटेड। मौसम जब बदलता है तो हमें क्लाउड्स भी देखने मिलते हैं, हमें बारिश भी देखने मिलती है। ओके, रेन, हमें फॉग भी देखने मिलता है, मतलब धुआं भी हमें देखने मिलता है। फॉग आपने देखा होगा, विंटर के समय में काफी सारा कोहरा आ जाता है, जिसे फॉग कहते हैं। वाइंड्स, हवा भी देखने मिलती है, विंड्स भी देखने मिलती है, स्ट्रोम्स भी देखने मिलता है, तूफान। ओके, टेक प्लेस इन मतलब ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के अंदर ये सारे चेंजेस होते हैं। The air on the high mountain is rarer than the air near the earth surface। तो जो हाई माउंटेन में कम हवा होती है, अर्थ के सरफेस में ज्यादा। एरोप्लेन फ्लाई इन द हाइयर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फियर। एरोप्लेन जो है वो ट्रोपोस्फियर से बाहर नहीं जाते, पर ट्रोपोस्फियर के सबसे हाइयर पार्ट में, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में उड़ते हैं। देयर द एयर इज वेरी रेयर। वहां पे हवा बहुत कम होती है। देयरफॉर अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड टू इंश्योर दैट पैसेंजर गेट इनफ एयर फॉर ब्रीदिंग। अब देखिए, जब हम हवा में जाते ऊपर एरोप्लेन में, तो एरोप्लेन अर्थ से 10-12 किलोमीटर ऊपर उड़ता है, जहां पर हमें ऑक्सीजन कम हो जाता है और जिसके कारण हमें एयर बराबर नहीं मिलती। जो एरोप्लेन जो होते हैं, एरोप्लेन के अंदर काफी सारी ऑक्सीजन की सुविधा होती है, जिसमें पैसेंजर को आराम से बैठकर ऑक्सीजन मिलता रहे। ओके, सो बियॉन्ड द ट्रोपोस्फियर up to the highest of about 50 किलोमीटर from the earth is layer called stratosphere। मतलब हमने जमीन से 13 किलोमीटर ऊपर देखा था, जमीन से 13 किलोमीटर तक होता है ट्रोपोस्फियर, पर 13 किलोमीटर के बाद 50 किलोमीटर, जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर तक होता है स्ट्रेटोस्फियर। यहां से देखिए, जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर मतलब काफी बड़ी बात हो गई। इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर देयर इज अ लेयर ऑफ गैस called ozone। Ultraviolet rays coming from the sun are harmful for living things, but the ozone layer absorb them and protect the living world from those rays। तो यहां पर देखिए, स्ट्रेटोस्फियर में एक लेयर है ओजोन लेयर। अगर ओजोन लेयर नहीं रही तो क्या होगा, मैंने आपको बता दिया था कि अल्ट्रावायलेट रेस जो सन से आती हैं वो हमारे लिविंग वर्ल्ड पर काफी नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए हमारे अर्थ के आसपास एक ओजोन लेयर बनी है जो सन की रेस से हमें बचा सके, सन की अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचा सके, जिसके कारण जमीन में लिविंग वर्ल्ड बना रहेगा। मान लो अगर ये ओजोन लेयर हट गई तो पेड़ पौधे, एनिमल, जानवर, प्राणी सब धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। ओके, नाउ अ न्यू वर्ड। अब हम न्यू वर्ड देखते हैं, कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर टर्निंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग। देखो क्या होता है कि ये अर्थ है, ये अर्थ में तालाब है, यहां से पानी की भाप गई, ओके, और वो जाके क्लाउड में स्टोर हो गई, ये क्लाउड बन गए। अब ये क्लाउड जो होंगे ठंडे होकर, ये जो गैस है, यहां पर जो ये गैस है, ये गैस ठंडी होकर पानी के बूंदों में बदल जाएगी। तो जब गैस ठंडी होकर पानी के बूंद में बदलती है, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंस होना या कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। मतलब पानी की भाप का पानी में बदलना, दैट इज कंडेंसेशन।
याद रहेगा आपको, द प्रोसेस ऑफ वेपर टर्निंग इनटू वाटर, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें वेपर वाटर में बदल जाती है। कब? जब वेपर को हम ठंडा करते हैं तो वेपर वाटर में बदल जाती है, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंस होना कहते हैं। ओके, नाउ द वाटर साइकिल। अब हम वाटर साइकिल के बारे में देखेंगे। देखिए भाई, क्या है वाटर साइकिल में, क्या बताया गया है। हाउ डज इट रेन, बारिश कैसे होती है। ओके, इस पिक्चर्स को ही हम एक्सप्लेन कर देते, समझ लेते हैं, तो बाकी चीजें हमें समझने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, रीड करने की भी जरूरत नहीं है। सो देखिए, ये है हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में आपने देखा वाटर बॉडीज भी है, हिल भी है, पहाड़ी भी है, हिलॉक भी है, माउंटेन भी, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। ओके, अब क्या होता है कि सूरज की गर्मी इस पानी पर, धरती पर पड़ती है, जिसके कारण काफी सारी हीट जनरेट होती है। इस हीट जनरेशन के कारण हीट रिफ्लेक्ट होती है, जमीन की गर्मी पानी को मिलती है, सूरज की गर्मी पानी को मिलती है, जिससे पानी गर्म होता है और इसकी जो है गैस बन जाती है, और ये सारी जो गैस है ऊपर चली जाती है, और ये जो गैस है ये बादल के फॉर्म में बन जाती है, क्लाउड्स बन जाती है। अभी काफी गर्म है तो ये बादल भी गर्म है, अभी ये एक वाटर वेपर के फॉर्म में है जो अभी ठंडे नहीं हुए। जैसे जैसे मौसम ठंडा होते चला जाता है, ये जो बादल है ये बादल किसमें, पानी की बूंदों में बदल जाते हैं, और पानी बरसते रहता है। फिर ये पानी बरसता है, फिर जमा होता है, फिर काफी सारे जो जलाशय, नदियां, नाले, समुद्र सब भर जाते हैं, फिर वो गर्म होते रहता है। मतलब ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, गर्मी में, बारिश में, ठंडी में, ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। ओके, पानी की भाप बनती है, बादलों में जमा होती है, ये कंडेंस होते हैं, पानी बनता है, नीचे बरसता है, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से बारिश होती है। उसके बाद देखेंगे द बायोस्फीयर के बारे में। देयर आर इनन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग इन अर्थ। अर्थ पर बहुत सारे इनन्यूमरेबल, मतलब ऐसे हम गिन नहीं सकते, ऐसे लिविंग बर्ड है। छोटे छोटे जीव से लेकर कीड़े मकोड़े से लेकर जमीन में अंदर वाले रहने वाले प्राणियों से लेकर जमीन पे ऊपर रहने वाले प्राणी से लेकर आसमान में उड़ने वाले प्राणियों तक, ऐसे बहुत सारे जीव हमारे अर्थ में हैं। सो द वेरियस रीजन्स ऑफ द अर्थ डिफर इन मेनी वेज। Some regions are always covered with ice, while other have hot climate. तो यहाँ पर देखिए, वेरियस रीजन, अर्थ में अलग अलग रीजन है, अलग अलग एरिया है, अलग अलग क्षेत्र है, और ये जो अर्थ के जो रीजन है इनके काफी सारे डिफरेंसेस है, अलग अलग पार्ट है। सम रीजन ऑलवेज कवर्ड विथ आइस, कुछ रीजन ऐसे जिसमें हमेशा बर्फ होती है, और कुछ रीजन ऐसे जहां पर हमेशा गर्मी होती है। सो there are mountain in some place and plain in other. कुछ प्लेसेस में माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं, और कुछ जगह प्लेन भाग होता है। some place have lot of rainfall, कुछ जगह पर बहुत सारी बारिश होती है, while other are dry desert, और कहीं पर तो बिल्कुल भी सूखा पड़ा होता है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे हम देखेंगे कि राजस्थान की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर बारिश बहुत ही कम होती है, नहीं के बराबर, और सब तरफ सूखा होता है। देयर आर साल्टी सी एंड ओशियंस एंड ऑल्सो फ्रेश वाटर लेक्स। कई जगह पर आपने समुद्र देखे हैं, कहीं पर आपने महासागर देखे हैं, ओशियंस मतलब बड़े समुद्र, कहीं पर आपने फ्रेश वाटर देखा है, नदी देखी है, कहीं आपने लैक्स देखे हैं, तालाब देखे। द ओशियन इज अ शैलो नियर द कोस्ट बट अवे फ्रॉम कोस्ट लाइन। द ओशियन कैन बी सेवरल किलोमीटर डीप। जो ओशियन शैलो नियर द कोस्ट, ओशियन के पास कोस्टल एरिया होता है। ओके, जो कोस्टलाइन एरिया होता है जहां पर समुद्र किनारे जहां लोग रहते हैं, और आपको पता है ओशियंस जो होते हैं ये किलोमीटर गहरे होते हैं, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ऐसे बहुत ऐसे गहरे गहरे होते हैं। ओके, सो नाउ वी सी अ ग्रेट वैरायटी इन लिविंग थिंग्स दैट इनहैबिट दिस डिफरेंस रीजन। ओके, वी सी ग्रेट वैरायटी, हम काफी सारी वेराइटीज देखते हैं लिविंग थिंग्स में। जैसे लिविंग थिंग्स में आपने देख, कैंगेरू है, ये पोलार बियर का जो ये पोलार रीजन में रहने वाला बेयर, मतलब ये भालू है, लॉयन है, जेब्रा, एलिफेंट,
प्लांट्स में भी काफी सारे स्पीशीज है। ये एक प्लांट अलग है, ये अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है, ये कैक्टस अलग प्लांट है, ग्रास अलग प्लांट है, ये अलग प्लांट है। तो काफी सारे हमें अलग अलग तरह के प्लांट्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब एनिमल्स में भी वेरिएशंस है और प्लांट्स में भी वेरिएशंस है। अब देखिए, द पोलर बियर इज सीन ओनली इन स्नो बाउंड पोलर रीजन। जहां पर बर्फ की बारिश होती है, जहां पर बर्फीले प्रदेश है, जहां पर बर्फों के पहाड़ है, वहां पर आपको पोलर बियर दिखाई देगा। ओके, पोलर रीजन में पोलर बियर होता है, भालू होता है। ये जो भालू है इसके शरीर पे काफी लंबे लंबे बाल होते हैं, सफेद रंग का होता है और ये बर्फ वाली जगह पर ही रहता है। हमारे इधर भी भालू होते हैं, हमारे एरिया में भी भालू होते हैं, आपने देखे होंगे। पर ये भालू, इनके शरीर पर कम बाल होते हैं और ये काले काले होते हैं। तो वहां के रीजन के हिसाब से वहां का भालू है, हमारे एरिया के हिसाब से हमारे यहाँ का भालू है। दोनों जगह भालू है, पर यहाँ पर उनके शरीर में उनकी रचनाएं अलग अलग है, उनके बालों में अलग अलग, उनके कलर में यहाँ पर फर्क दिखाई दे रहा है। तो काफी सारे डिफरेंसेस हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं और ये सारे डिफरेंसेस रीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना। जैसे हम देखेंगे, हम इंडियंस जो होते हैं काले, गोरे, सावले, सभी तीनों रंग के होते हैं। पर आप अमेरिकन को देखोगे, ओके, तो वहां के लोग हमेशा गोरे होते हैं। क्यों गोरे होते हैं? क्योंकि वहां का जो एरिया है, एटमॉस्फेयर है, वो ठंडा है, तो वहां के लोग ज्यादा गोरे होते हैं। वैसे ही ये जो भालू है, ओके, ये जो बेयर है, ये बेयर ठंडी जगह में रहता है। तो देखिए ये कैसा व्हाइट दिखाई दे रहा है। हमारे इधर का बेयर जो होता है जंगलों में रहता है, काफी सारी गर्मी होती है, तो बेचारा काफी काला रहता है, उसके शरीर पे बाल भी कम रहते हैं। सो ज़ेब्रा आर फाउंड इन अफ्रीका एंड कैंगारू आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ज़ेब्रा अफ्रीका में दिखाई देता है और कैंगारू होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। दिस एनिमल आर नॉट फाउंड इन एनी अदर रीजन। और ये एनिमल, जैसे कैंगारू आपको इंडिया में नहीं दिखाई देगा, कैंगारू अगर ऑस्ट्रेलिया में रहता तो ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा, क्योंकि वो वहां का जीव है और वो वहां के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो वो जी नहीं पाएगा, मर जाएगा। ये जो भालू है, ये भालू बर्फीले प्रदेश में रहता है। अगर इसे हम अपने एरिया में लेकर आएंगे तो यहाँ की गर्मी से ये बेचारा मर जाएगा। और हमारे इधर का भालू जो है वो गर्म वाली जगह पर रहता है, अगर उसे वहां लेकर जाएंगे तो वो ठंड की वजह से मर जाएगा। सो एलिफेंट एंड लायंस आर फाउंड इन रीजन ऑफ हॉट क्लाइमेट। एलिफेंट और लायंस जो है ये हॉट क्लाइमेट वाले एरिया में रहते हैं। प्लांट्स इन ऑल दिस डिफरेंट रीजन ऑल्सो शो अ ग्रेट वैरायटी। मतलब जो अलग अलग, मतलब प्लांट जो है अलग अलग एरिया के हिसाब से प्लांट में भी वैरायटीज है, एरिया के हिसाब से प्लांट रहते हैं। द वेराइटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोस डिफरेंट रीजन। कैरेक्टरिस्टिक मतलब लक्षण या उनके प्रकार, अलग अलग प्रकार के प्लांट होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर जहां पर बर्फ गिरते हैं वहां पर आपको इस तरह के क्रिसमस ट्री ही दिखाई देंगे। अब आप सोचेंगे कि ये पेड़ वहां पे हमेशा ऐसे क्यों होते हैं? अगर ऐसे पेड़ बर्फीली प्रदेश में लगा दे तो यहाँ पर बर्फ की बारिश होगी और इनके पत्तों पर बर्फ जम जाएगी, जिसके कारण ये पत्ते मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और जहां पर बारिश होती है, जहां पर बर्फ होती है, वहां पर इस तरह के पत्ते, ऐसे नीचे झुके हुए पत्ते होते हैं कि अगर इनके ऊपर बर्फ भी गिरे तो ये बर्फ फिसल कर नीचे चली जाए। मतलब एरिया के हिसाब से, एरिया के अकॉर्डिंग वहां पर प्लांट होते हैं। अब अगर हम कैक्टस की बात करते हैं तो कैक्टस में पानी कम लगता है, ये कम पानी में भी जिंदा रहते हैं। इसलिए आप ज्यादातर देखोगे जहां पर डेजर्ट एरिया होता है, जहां पर बहुत सारी रेत होती है, जहां पर पानी की कमी होती है, वहां पर कैक्टस सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर all animal, plant and microorganisms are dependent on one another। जितने भी एनिमल है, प्लांट है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जीव है, ये सब किस पर डिपेंड होते हैं? ये एक दूसरे पर डिपेंड है, वन अनदर। कैसे? देखिए, हम प्लांट पर डिपेंडेंट है। जब पेड़ हमें फल देगा, सब्जी देगा, अनाज देगा तो ही हम खाएंगे, तो हम पूरी तरह से प्लांट पर डिपेंड है। हम एनिमल पर भी डिपेंड है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, जैसे हैन, गोट, इन्हें भी इंसान खाता है, तो हम एनिमल पर भी डिपेंड है। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर भी डिपेंड है। पता है कैसे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर रह के हमारी मिट्टी को बड़ा अच्छा बनाते हैं, भुरभुरा बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, उसमें काफी सारे मिनरल्स अच्छे से बनाते हैं, जिसके कारण हमारी मिट्टी जो होती है, हमारी सॉइल बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके कारण हम उस पर जब खेती करते हैं तो वो खेती के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो हर चीज,
मतलब एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। सो दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्फीयर ऑफ द अर्थ, और अर्थ के स्फीयर पर भी ये डिपेंड है। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, हम सभी स्फीयर पर डिपेंडेंट है। द बायोस्फीयर इज वेयर दे टेक बर्थ, लिव एंड डाई। तो मेन जो है वो हमारे लिए वो है हमारा बायोस्फीयर, क्योंकि बायोस्फीयर में ही हम पैदा होते हैं, हम बायोस्फीयर में ही रहते हैं और बायोस्फीयर में ही मर जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने अर्थ और उसके लिविंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा है। आई होप दैट ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है, लगभग 1 घंटे का हो चुका है, और इस वीडियो में आपको ये लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपने इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट में देखा है तो भी कोई तकलीफ नहीं है। हम एक बार में एक पार्ट में पूरा वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको बार बार वीडियो को ढूंढने की तकलीफ ना हो, क्योंकि हम जितने ज्यादा वीडियोस बनाएंगे उतने ज्यादा वीडियोस हमारे चैनल पर इंक्लूड होते जाएंगे, फिर आपको टॉपिक वाइज वीडियो ढूंढने में काफी दिक्कतें होंगी। इसलिए हम टॉपिक वाइज वीडियो ना बनाते हुए हम पूरा लेसन बना रहे हैं एक वीडियो का। आप चाहे तो पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा वीडियो देखिए, थोड़ा थोड़ा लेसन समझिए, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेसन पूरा समझ में आया या नहीं इसके बारे में भी लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करते रहिए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। टिल देन, बाय बाय।